नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये जाना कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या था, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हमने देखा था, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार परिभाषा अलग दी गई है, और जो अपने भारतीय आलोचक थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम जो आज से पहले 2 क्लासें हुई है अपनी, तो उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और रिवीजन करवा देती हूँ मैं एक बार आप सभी का। तो इतिहास शब्द की अपने उत्पत्ति एवं अर्थ देखा था। तो इसकी इतिहास शब्द की उत्पत्ति या अर्थ, तो इसका सबसे पहले हमने इतिहास शब्द के टुकड़े विच्छेद किया था कि इति दन है दन अस, यानी कि इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और अह का अर्थ होता है निश्चित, और अस का अर्थ होता है था या घटित हुआ, यानी कि ऐसा ही निश्चित था या घटित हुआ था, वही क्या कहलाता है, इतिहास। इतिहास की हमने जब परिभाषा देखी थी, इतिहास के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण कालक्रम के अनुसार किया हो, इतिहास कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी साहित्य के बारे में कि साहित्य मनुष्य के जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और विश्लेषण क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। उसके बाद हमने आगे बात की थी कि कुछ विद्वान थे अपने पास, पाश्चात्य विद्वान, जो इतिहास की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी हेरोडोटस के अनुसार, जो विश्व के जनक, इतिहास के जनक कहलाते हैं। तो हेरोडोटस जी अपने पास हैं, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है। इनका जन्म काल था 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक। इनका जन्म यूनान ग्रीक के हेलिकार्नेसस में हुआ था। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया और द हिस्ट्रीज है। और यहीं अपने भारत में इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं, वेद व्यास जी, और इनकी पुस्तक क्या थी, महाभारत। क्या थी, महाभारत। आगे हम बात करते हैं कि जो अपने हेरोडोटस जी हैं, इन्होंने इतिहास से संबंधित क्या परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। प्रमुख इनकी विशेषताएं देखते हैं हम। इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, अपने हेरोडोटस जी, और इनको क्या कहा जाता है, इतिहास के जनक। इन्होंने इतिहास की खोज गवेषणाओं एवं अनुसंधान के अर्थ में की थी। किसके अर्थ में, गवेषणाओं एवं अनुसंधान के अर्थ में की थी। इनने इनने इन्होंने प्रमुख लक्षण बताए थे इतिहास से संबंधित। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। इतिहास तर्क संगत विधा है। इतिहास शिक्षाप्रद है। इतिहास वैज्ञानिक विधा है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। कौन से दृष्टिकोण से की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दूसरे अपने पास जो विद्वान आते हैं वो आते हैं कार्लाइल। कार्लाइल के अनुसार इतिहास की क्या परिभाषा है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। आगे हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के अनुसार, विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार इन्होंने, और विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। और अपने जो ये हेरोडोटस जी हैं, इन्होंने किस आधार पे दिया था, भौतिकवादी दृष्टिकोण से। कैसे दी थी, भौतिकवादी दृष्टिकोण से। तो याद कर लेना, भौतिकवादी दृष्टिकोण के आधार पर देते हैं अपने हेरोडोटस जी, और चार्ल्स डार्विन के अनुसार देते हैं अपने, विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हैं अपने चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा था, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या है, इतिहास है। आगे हम बात करते हैं अपने पास जो चौथे विद्वान आए थे, हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा था, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही इतिहास है। इन्होंने विश्व प्रकृति के बारे में 3 अंग बताए थे। एक वाद है, दूसरा प्रतिवाद है, और तीसरा संवाद है। साथियों याद कर लेना, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अपने पास आते हैं 5 विद्वान, पाश्चात्य विद्वान है, वो है तेन या हिप्पोलिट एडोल्फ तेन, इनका पूरा नाम है। इनको तेन या बेन महोदय भी कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या था, हिप्पोलिट हिप्पोलिट एडोल्फ तेन। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं, आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन में एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। इन्होंने क्या किया है साथियों, इन्होंने इतिहास लेखन में एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, विधेयवादी पद्धति का। इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही ये लाइन कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कि जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष को महत्व देने वाले प्रमुख जो विद्वान है वो कौन है, तो तेन या फिर बेन महोदय।
इन्होंने इतिहास से संबंधित क्या परिभाषा दी थी? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं ऋण विशेष निर्मित प्रवृत्ति एवं घटनाओं का विश्लेषण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातियों, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। आगे हमने इसके बाद हमने बात की थी, अपने पास जो छठे जो विद्वान आए थे आलोचक, उन्होंने हडसन हडसन ने क्या कहा था? साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। यहाँ तक हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आगे दूसरी क्लास में जो पढ़ा था वो था हमने भारतीय आलोचक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषाएं। इससे पहले हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा। आगे हमने बात की थी भारतीय आलोचक। इसके अंदर आता है आपके डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र आते हैं, और एक आपके डॉक्टर बच्चन सिंह आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनका कालक्रम क्या रहने वाला है? 1915 से 1999 ईस्वी। इन्होंने जो इतिहास के बारे में परिभाषा दी है, इन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा था? हिंदी साहित्य का इतिहास युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास से संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा था जो इतिहास है वो युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय में, यानी साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित है। साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये वाली डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, डायरेक्ट ऐसी की ऐसी एग्जाम में पूछी जाती है कि हम युग और चेतना साहित्य के समन्वय निम्न में से परिभाषा किसके अनुसार दी गई है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दी गई है। आगे हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। इन्होंने कहा था अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण आदि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, ये इन्होंने इतिहास के बारे में परिभाषा दी थी। साथियों में आप लोगों से जिसको भी ना पीडीएफ चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल है, हिंदी के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो लिखा हुआ प्रबोध क्लासेज। हिंदी में सर्च मारना टेलीग्राम पर प्रबोध क्लासेज। जब आप टेलीग्राम पे प्रबोध क्लासेज के नाम से सर्च मारोगे अपने चैनल को, तो वहां आप ज्वाइन कर लेना उसको। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इन नोट्सों की, तो वो एक बार मुझे जो अपने वीडियो चल रही जो क्लास है, तो वहाँ कमेंट करके मुझे बता देना कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, और टेलीग्राम से आप लोग आराम से डाउनलोड करके पीपीटी निकलवा सकते हो, या फिर आप वहां से आप आराम से नोट्स बना सकते हो, या फिर आप क्लास से देखते हुए साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद तीसरे अपने पास आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ये नेट से शुरू हुई, नेट में पूछने के बाद ग्रेड फर्स्ट में कितनी बार पूछी गई है और ग्रेड सेकंड में कितनी बार पूछी गई है। मतलब ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय है 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। इन्होंने क्या परिभाषा दी इतिहास के बारे में? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये लाइन ऐसी की ऐसी कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, तो साथियों रट लेना इस लाइन को। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाने क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इन्होंने कहा था कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक, शुरू से लेकर और अंत तक है ना, इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना क्या कहलाता है? इतिहास लिखाता है, इतिहास कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी पुस्तक है, इनकी जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इन्होंने इनकी रचना कब की थी हिंदी साहित्य इतिहास की? 1929 में। आगे हम बात करते हैं, अपने पास आते हैं चौथे भारतीय आलोचक या फिर विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है।
इनका जो कथन है वो है, साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उसे प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वह ही नहीं, मुख्य है प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। ये किसके अनुसार थी? अपने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। आगे हम बात कर रहे थे पांचवे अपने जो भारतीय आलोचक है उनके बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में जौनपुर के अंदर और निधन 2008 में हुआ था, हाल ही में हुआ है। इनकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में। इन्होंने जो कथन दिया था वो था, हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा हुआ नहीं रहता है। इतिहास मनुष्य का ही होता है। एक मानवीय तत्व एवं ऐतिहासिक घटनाएं और परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं और निर्णय के क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। इन्होंने जो बताया था, इतिहास अतीत से उन्मुख नहीं बल्कि भविष्य से उन्मुख होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास अतीत से उन्मुख नहीं बल्कि भविष्य से उन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। क्या होता है साथियों? जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। साथियों, यहाँ तक हमने 2 क्लासों में बात कर ली थी। आज हम करने वाले हैं आगे तीसरी क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरी क्लास की हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम साहित्य की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इतिहास की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो हम बात करते हैं इतिहास की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से है, ये हमने बात कर ली थी। इतिहास में तथ्यों और घटनाओं के आधार पर, किसके आधार पर? तथ्यों और घटनाओं के आधार पर युग विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास न केवल अतीत के बारे में बताता है बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और इसके साथ ही साथ भविष्य की कल्पना करता है। साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से लेकर आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी कि साथियों, जो साहित्य है उद्भव से लेकर यानी जहाँ से शुरू हुआ है और आज दिन तक क्रमबद्ध, यानी आज दिन तक क्रम से वही इतिहास बताया जा रहा है कि जैसे पहले जन्म किसका हुआ और उसके बाद रेगुलर क्रम के बाद एक जिसका भी जन्म हो रहा है, उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इतिहास उद्भव से लेकर आज तक की स्थितियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, अर्थात साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। आगे हम बात करते हैं इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। 5 पद्धतियों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। तो साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं वो होती है अपने 5। कितनी है? 5। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है अपने पास कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है अपने पास विधेयवादी पद्धति और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति और पांचवी है समाजशास्त्रीय पद्धति। पहली कौन सी है साथियों? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी, वैज्ञानिक और समाजशास्त्री। याद कर लेना का वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में। साथियों, हम वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में बात करते हैं तो इसमें लेखकों और कवियों, यानी कि लेखकों और कवियों का परिचय उनके कालक्रम के अनुसार, उनके नाम के अनुसार किया जाता है। यानी कि लेखकों और कवियों का परिचय उनके नाम के अनुसार किया जाता है। यानी कि यहाँ इस पद्धति में क्या नाम से प्रारंभ होने वाले कबीर और केशव का विवेचन एक साथ किया जाएगा, भले ही है वह कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग हो। यानी कि साथियों, ये वर्णानुक्रम पद्धति ये बता रही है कि इनके नाम के अनुसार किया जाता है। यानी कि अपन बात करते हैं जैसे अंग, उसके बाद आते हैं अपना अह, ये जो अपनी पद्धति है ये नाम के अनुसार, यानी नाम के अनुसार उनके कवियों का कालक्रम। अब आपने देखा होगा कि नाम जैसे अपन शब्द को वो पढ़ते हैं ना शब्द क्रम, तो उनके अनुसार पहले अंग वाले, फिर अह वाले, विसर्ग वाले, तो वो वाला पैटर्न चल रहा है कि उसमें क्या नाम से शुरू होने वाले कबीर और केशव का विवेचन एक साथ किया जाएगा, भले वे कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग हो। यानी कि दोनों का जन्म भले अलग अलग हो, लेकिन जो कबीर और केशव का जो कै से शुरू होने वाले हैं तो इनका जो प्रारंभ है वो एक साथ ही माना जाएगा।
वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गार्सा द तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया था। यानी कि गार्सा द तासी व शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले इसी पद्धति का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्सा द तासी और शिव सिंह सेंगर काफी बार पूछा गया है। इन्होंने अपनी विशेषताएं क्या बताई है? यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह वैज्ञानिक अवैज्ञानिक पद्धति है, शब्दकोशीय पद्धति है। ये शब्दकोशीय पद्धति भी मैंने बताई थी, ये वाली ये शब्दकोशीय पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। कौन सी है? सबसे प्राचीन पद्धति है। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी या फिर समाजशास्त्री। तो आप क्या लगाओगे? वर्णानुक्रम पद्धति कौन सी सबसे प्राचीन पद्धति है। ठीक है साथियों, दूसरी पद्धति के बारे में हम बात करते हैं, कालानुक्रम पद्धति। यानी कि काल क्रम के अनुसार। आप यहाँ विच्छेद करके देख लो, काल और अनुक्रम। तो कालानुक्रम यानी काल और अनुक्रम के अनुसार, काल और अनुक्रम के अनुसार पद्धति। यानी कि सबसे पहले किसका कालक्रम हुआ था, फिर उसके बाद किसका हुआ था, फिर उसके बाद जैसे अलग अलग लेखकों का कालक्रम, तो उनके कालक्रम के अनुसार इनका परिचय दिया गया है। इसमें कवियों व लेखकों का परिचय, कवियों व लेखकों का परिचय उनके कार्य कालक्रम, कालक्रम के अनुसार या जन्म तिथि, वही कालक्रम वही जन्म तिथि के अनुसार दिया जाता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन व मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति को सबसे पहले अपनाया था। सबसे पहले इस पद्धति को किसने अपनाया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन व मिस्र बंधुओं ने। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, अवैज्ञानिक पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? तो कालानुक्रम पद्धति। साथियों, सबसे लोकप्रिय पद्धति कालानुक्रम है, तो सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 मिनट का मैं आपको समय देती हूँ कि जब सबसे लोकप्रिय पद्धति कालानुक्रम पद्धति रही है, तो फिर सबसे प्राचीन पद्धति का नाम क्या है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जस्ट आपने पढ़ा है इससे पहले वाली जो पद्धति थी, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो फटाफट से कमेंट कर दोगे। और अगर क्या पता मैं दिमाग कहीं और जगह और खुद बैठे हो यहाँ, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का पढ़ने से। वो है अपने, कौन सी है? कमेंट अभी तक किसी का आया नहीं, फटाफट से कमेंट कर दो। देख लिया सबने? विधेय वर्णानुक्रम पद्धति देख लिया ना सबने? आगे हम बात करते हैं, यह ग्रंथ कवि व्रत संग्रह बनकर रह जाते हैं। क्या बनकर रह जाते हैं? कवि व्रत संग्रह बनकर रह जाते हैं। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों का विश्लेषण इसमें नहीं है। आगे हम बात करते हैं तीसरी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। कौन सी है साथियों? विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयोगी या सर्वोत्कृष्ट पद्धति। यानी कि सर्वाधिक उपयोगी या फिर सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी है? अपने विधेयवादी पद्धति। इनके जन्मदाता कौन है? तेन या बेन महोदय। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। जाति, वातावरण और क्षण विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। इसकी विशेषता या फिर दोष के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साहित्य इतिहासकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। ये किसके अनुसार बताया गया है? हडसन के अनुसार। आगे हम बात करते हैं चौथी पद्धति के बारे में, तो वह है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें बात की गई है तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता, निरपेक्षता बराबर क्या है? वैज्ञानिकता। यानी कि तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता, निरपेक्षता वैज्ञानिक पद्धति का आधार है। इतिहास संकलन का ना होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? इतिहास तथ्य या संकलन का ना होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा करता है। पांचवी पद्धति के बारे में हम बात करते हैं, आज की अंतिम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। यह पद्धति द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद सिद्धांत के आधार पर है। यह पद्धति द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद सिद्धांत के आधार पर है। समाज और व्यक्ति वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचना एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया है। यानी कि जो समाज है उसने क्या क्या ग्रहण किया है, इस चीज का मूल्यांकन करता है कौन? इतिहास। तो तथा समाज पर क्या प्रभाव डाला है, तो इतिहास ने समाज पर क्या प्रभाव डाला है, इस बारे में बात कौन करती है? अपने समाजशास्त्रीय पद्धति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पद्धति के बारे में क्या बोला है कि अपने इतिहास संबंधी रचनाओं में इस पद्धति का प्रयोग किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्होंने कहा कि विधेयवादी प्लस समाजशास्त्रीय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके बारे में था? विधेयवादी प्लस समाजशास्त्रीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में बताया था। सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास पर आधारित दृष्टि संतुलित इतिहास लेखन है। क्या है?
सांस्कृतिक चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास पर आधारित दृष्टि संतुलित इतिहास लेखन है। तो साथियों हम बात करते हैं, आज हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां तो कौन कौन सी थी, 5 थी। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक और समाजशास्त्री। इसके बारे में हमने बात की थी वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में। तो साफ साफ यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन कि गारसा व तासी व शिवसिक संघ ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो वर्णानुक्रम पद्धति। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पद्धति कौन है इतिहास लेखन की, तो वर्णानुक्रम पद्धति। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि कवियों और लेखकों का परिचय के अनुसार कौन सी पद्धति में प्रयोग किया गया है, तो वर्णानुक्रम पद्धति। आगे इससे कालानुक्रम जो पद्धति, इससे क्वेश्चन बनेगा, वो ये क्वेश्चन बनेगा जॉर्ज अब्राहम और ग्रेसन वह मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति को अपनाया था, तो कालानुक्रम पद्धति। और जन्म तिथि या कालक्रम के अनुसार किस पद्धति को बारे में बताया गया, तो कालानुक्रम पद्धति के बारे में। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं तीसरी पद्धति विधेयवादी। ये वाली लाइन है आपके जो काफी बार पूछी गई है, जाति वातावरण और क्षण विशेष की परिस्थितियों के विश्लेषण में कौन सी पद्धति के बारे में कहा गया, तो विधेयवादी पद्धति के बारे में कहा गया था। और इसके अंदर से सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सर्वाधिक उपयोगी और सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी थी अपने, तो विधेयवादी पद्धति। आगे हमने बात की थी तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता, निरपेक्षता। ये लाइन ऐसे के ऐसे आती है, और ये इसमें किस वैज्ञानिक का किस इतिहासकार ने बात की, तो वैज्ञानिक कौन सी पद्धति थी इसके अंदर, वैज्ञानिक पद्धति इसके अंदर थी। समाजशास्त्री जो पद्धति है द्वंदात्मक एवं भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों आज हम बात करते हैं यहीं तक, और हमने बात की थी इतिहास से संबंधित बात कर ली, और विद्वानों के बारे में हमने बात कर ली, और अलग अलग अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां थी, तो 5 पद्धतियों के बारे में हमने बात कर ली थी। आगे की चर्चा हम कल अपने चौथी क्लास में करने वाले हैं। और जिन साथी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके जितना वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।